हाँ तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 अपना, कथन से समीकरण किस प्रकार से बनाएं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करने के लिए बच्चों आपको 2 से 3 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये कि आपको है ना जो कथन रहे उसको पूरा पढ़ना है, कथन को पूरा पढ़ना है। आधा अधूरा आप पढ़ोगे और फिर करने लग जाओगे, आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा सवाल। ये मोस्ट ऑफ 2 चीजें, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वो 2 कथन देगा। एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, 2 कथन देगा, 2 कथन, ठीक है, 2 आपको कथन वो देगा। और पॉइंट नंबर 3, आपको यहां पर 2 चर राशि x तथा y लेनी है। इन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार तो क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको डिसाइड करना है यहाँ पर 2 कथन कौन कौन से हैं, उनको आपको दिमाग के अंदर फिट करना है और फिर आपको क्या करना है, 2 चर राशियां x और y ही लेनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसने क्या कहा है, 2 संख्याएं। बस यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वो चर राशि में मिल गई। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन तो 2 राशियों की बात कर रहा है जो हमें पता नहीं है। जब कोई राशि हमें पता नहीं रहे तो हमें उनको क्या करना है, चर राशि x और y मानना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या माना। अब आप दिमाग के अंदर बिठा लो कि गणित के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले इमेजिन ही करना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपने मान लिया x और दूसरी संख्या आपने मान ली यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर y। तो यहाँ पर आपने 2 संख्या मान ली x और y। अब यहाँ पर वापस आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो ये पहला कथन अपने सामने है। पहला कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि आपको यहाँ पर संख्याओं का अंतर, जो 2 संख्या है उन संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर कितना है, यहाँ पर 26 है, 26 है। तो इसका मतलब ये है 2 संख्या हमारे पास क्या है, अभी x और y है, कोई डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए x और y का अंतर निकाल लिया। अंतर मतलब माइनस, तो उनका क्या आएगा, कोई भी 2 संख्या रहेगी उनका फिक्स है, वो अंतर कितना आएगा, 26 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक कथन को गणित के फॉर्म में लिख लिया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसका आधार रखना। देखो क्या बोल रहा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया। लेट ए नंबर x एंड सेकंड नंबर इज y एंड डिफरेंस बिटवीन 26 वी कैन इज प्रेजेंट इन x माइनस y इज इक्वल टू 26। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 हो गया। अब सेकंड हमारे पास कथन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड अपने पास रखना, स्टेटमेंट है ये, मेरे पास स्टेटमेंट है और ये भी सेकंड स्टेटमेंट है अपने पास। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। अब इनको मैं पॉइंट को सफा कर रहा हूं, जो मैंने आपको इस बताई थे बात, ये आपको दिमाग में रखनी है। तो देखो यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो मतलब एक संख्या क्या, पहले ये मतलब ये x, दूसरी संख्या क्या y, ये y, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पर ये हो गए 3 गुनी। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कैसे हुई। अब अगर मान लो यहाँ पर आप y का मान 1 रखते हो तो x का मान कितना हो गया 3, y का मान 2 रखते हो तो x का मान कितना हो गया 6। मतलब
एक दूसरे से 3 गुना चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें इसको भी क्या करना है, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखो इस 3y को हम क्या करें, इधर लेके आएंगे। जब 3y को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ इमेजिन करो प्लस में 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इजिकल टू 0। तो हमें यहाँ पर कथन से समीकरण मिल गए। और समीकरण से किस प्रकार से हम x और y का मान और टेबल बनाते हैं वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब मेन जो x और y का रियल वैल्यू तो निकलती है 3 वीडियो से, वो आपको अपनी क्लासों के अंदर, स्कूलों के अंदर सीखनी है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 26 आ गया और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इन संख्याओं को हमने क्या किया, व्यवस्थित रूप में लिख दिया। ये एक व्यवस्थित रूप आ गया, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर दिया है, व्यवस्थित रूप है ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, रीअरेंज किया है, ठीक है। हमने इसको रीअरेंज किया है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। अब बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 2 है, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम समीकरण बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आयु के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ नंबर यूज था। अगर मान लो आयु आए तो आपको x और y का मान पीछे वर्ष में लिखना है, और अगर मूल्य लिखा हुआ है तो आपको रुपए लिखना है, और अगर मान लो किलोमीटर आए तो सेंटीमीटर आए तो वो आपको लंबाई उसमें लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक सवाल पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकब एज was 7 times 7 गुना डेट ऑफ हिज, ठीक है, उससे। What are their present age, अभी उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, इसके अंदर सबसे पहले 2 नाम आए, एक तो पुत्र आया है और एक जेकब आया है, और 2 इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट तो यहां से लेकर यहां तक का है, सेकंड स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक का है, और उसने पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछी है, वर्तमान आयु। यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जेकब नाम आया है तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं जेकब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हमारे पास x है। अब यहाँ वर्ष के अंदर उम्र चल रही है तो इसलिए x वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रेजेंट एज, तो यहाँ पर वर्तमान आयु x हो गई। अगर बात करें पुत्र की तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, अभी यहाँ पर इसने कथन पहले बोल दी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब आने वाली आयु के अंदर। जैसे मान लेते अगर मेरी एज 10 वर्ष है तो मैं 5 वर्ष बाद में कितना हो जाऊंगा, 15 वर्ष का हो जाऊंगा। या फिर मेरी आयु अगर 40 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाऊंगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि हमें अभी ये वैल्यू में नहीं दी गई है, सिर्फ ये बात की गई है क्वेश्चन के अंदर कि 5 वर्ष बाद मतलब 5 तो जोड़ना है, लेकिन ये वैल्यू में पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ चर राशि जो हमने ली है उनके अंदर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 को। तो 5 वर्ष बाद अगर इन दोनों को हम 5 वर्ष आगे पहुंचा दें तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो जेकब की आयु है x + 5 करते हैं तो ये क्या हो गई, जेकब की आयु हो गई कब की, ये हो गई जेकब की किसने, 5 वर्ष बाद में। और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद तो y + 5, तो ये दोनों क्या हो गई, ये हो गई पुत्र की। तो इस प्रकार से आपने भी क्या किया है, जैसे जैसे कथन किया रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, वैसे वैसे हमने क्या किया है, एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम, ठीक है, 5 ईयर हेंस 5 ईयर्स बाद में। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला स्टेटमेंट,
जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो जेकब की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। स्टेटमेंट लिखा है, कथन लिखा हुआ है, कथन जेकब की आयु पुत्र से 3 गुनी है, 3 टाइम है, 3 गुनी है। तो यहां पर देखो जेकब की आयु क्या है हमारे पास, अब मतलब ये 5 साल आगे पहुंचने के बाद की बात कर रहा है, इसलिए हमें ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। तो जेकब की आयु x + 5 और पुत्र की आयु y + 5। अब ये दोनों संतुलन होने के लिए इसने क्या कहा है कि 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है, ऐसे। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया और इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये तो समीकरण आ गया, लेकिन समीकरण का जो रूप है मैंने आपको बताया है कि एक रैखिक समीकरण का जो रूप होता है x + by + c का होता है। यहाँ पर ax + by + c = 0 होता है, या फिर इस c को आप इधर रख सकते हो, इस रूप का होता है। तो आप इसी रूप का हमें करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। x + 5 = 3y, इसको y से गुणा के लिए 3y, 3 को 5 से गुणा के लिए 5, 3 पंजो 15, 3 5 से 15। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी रूप का हम ले रहे हैं। तो इस रूप का लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेकब की आयु पुत्र से 3 गुनी है, x + 5 = 3, y + 5, और अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं। x + 5 = 3y + 15। तो यहाँ पर अब यहाँ 3y उधर लेके आ रहे हैं और 5 को हम भेज रहे हैं उधर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हो जाएगा आपके पास x, इसको हम इधर से उधर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में माइनस के 3y प्लस का इसलिए बराबर 15 - 5। तो यहाँ पर x - 3y = 15 में से 5 कितने बच के 10। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई और आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों समझ गए कि यहाँ पर हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया, x + 3y = 10। तो यहाँ पर देखो हमने एक कथन स्टेटमेंट हमने सोल्व कर लिया है। अगला कथन देखते हैं। एक कथन आपके पास में आ गया, इसको आप कर सकते हो, फिर आपको चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, जो बनाओ वो बना सकते हो। हमने कैसे चेंज किया है, इसका अगला कथन है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कथन नंबर 2, इसको नोट कर लेना बच्चों। अब इसको सफा कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर वापस हम क्या करते हैं, यहाँ तो हो गया था 5 वर्ष बाद था। अब ये 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो जेकब की आयु अक्स है, तो अक्स में से हमने 5 घटा दिए। तो ये जो दिख रहा है आपको अक्स - 5 वर्ष, ये किसका है, ये जेकब का है। किसका है, जेकब का। और अगला पॉइंट, जो पॉइंट है इसके अंदर पुत्र की है, तो पुत्र की आयु कितनी, y -5। तो यहाँ पर y -5 है और ये भी 5 वर्ष बोल रहा है। यहाँ पर देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो यहाँ पर जेकब की आयु, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 7 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हो गया जेकब की आयु, जो जेकब की आयु थी, जेकब की आयु पुत्र से 7 गुनी। यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें ये समझ में आ जाए कि हम कथन को, जो कथन दिया उसको समीकरण में कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएं। इस चीज को हम समझ रहे हैं, ताकि मैंने एग्जाम्पल, मोस्ट एग्जाम्पल वही लिए ताकि आपको सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से लगे और समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो जेकब की आयु कितनी है, पुत्र से 7 गुनी है। तो यहाँ जेकब की आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले, x - 5, और पुत्र की आयु कितनी, 5, y - 5, कितनी गुनी होनी चाहिए, 7 गुना। ये 7 लिख दिया हमने इस प्रकार से, x - 5, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 7 को इससे गुणा के 7y, -7 को 5 से गुणा के 7 पंजो 35। तो रीअरेंज कर लो, 7 में उधर लेके आ गए, x - 7y = इसको उधर लेके चले गए, तो हमारे पास ये प्लस के 5 हो गए, -35। तो यहाँ पर x - 7y = -30। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस प्रकार से हमने
वापस से समीकरण को, स्टेटमेंट को और कथन को हमने क्या किया है, समीकरण में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपने एक एग्जाम्पल और समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल और है, उसको भी समझते हैं। हाँ तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखो इसके अंदर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यानी बैट तथा 6 गेंद यानी बॉल 3800 रुपए में खरीदी है। तो हमें क्या करना है, इस कथन को हमें इक्वेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा ये सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी तक तो आपको कुछ ना कुछ से बहुत कुछ या फिर थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा बच्चों। इसके अंदर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या कहा है, यहाँ पर क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। तो इनका हमें क्या करना है, मूल्य बताना है क्रिकेट और गेंद का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मूल्य ज्ञात करो इनका। क्या है, मूल्य ज्ञात करो, मतलब एक बैट का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य निकालना, वैल्यू निकाल, रेट निकाल लिए बल्ले और गेंद की। तो यहाँ मान लेते हैं, माना लेट एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो है हम मान लेते हैं x रुपए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू की बात चल रही है, उसके अंदर उम्र की चल रही थी, वर्ष लिख रहे थे और उससे पहले संख्या थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बल्ले का मूल्य कितने हो गया, x रुपए हो गया। और यहाँ मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर y रुपए मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कथन क्या लिखा हुआ है, 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपए। तो हमारा जो स्टेटमेंट है जो यानी कथन, हमारा कथन ये कहता है कि 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपए की, कितने रुपए की, 3800 रुपए की। तो यहाँ पर 7 तो अपनी जगह रह जाएगा, बल्ले कितने हैं, यहाँ पर बल्ले उन्हें क्या माना, x माना, तो 7x प्लस का प्लस और 6 गेंदे, तो 6 गेंदे उन्हें क्या माना, y, तो 6y इजिकल टू 3800। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ अगर इसके अंदर भाग करो गुरुद्वारा की संख्या को दे सकते हो, नहीं तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी टेबल जो है वो ध्यान रखना 100, 200, 500 इसके अंदर जा सकती है। तो पैमाना आपको यहाँ चेंज करना पड़ सकता है, तो पैमाना ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया कि कथन को आपको समीकरण बदलना है, समीकरण से आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको किस प्रकार से यूज करना है अभी तक आप सीख चुके होंगे। ये आपका फुल पैकेज है कि ग्राफ के और क्वेश्चन आप किस प्रकार से करने हैं अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा इन 3 क्लासों के अंदर आपको। अब यहाँ पर ये एक और एग्जाम्पल लिया, इस प्रकार क्वेश्चन भी देखने को मिलता है बहुत सी बार। आसान क्वेश्चन है, बहुत सी बार आपको 2 नंबर के अंदर पूछ लेता है कि इसको आप इतने एक स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट लिखे हुए ना, इनकी 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बना के दे देगा कि इसको आपको समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर यदि किसी भिन्न के अंश और हर 2 जोड़ दिए जाए तो 1/11 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि आपके अभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसी प्रकार पैटर्न अप्लाई कर रखा है कि 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चनों को छोड़ करके छोटे क्वेश्चनों पर ज्यादा डिपेंड हो रहा है आपकी, चाहे साइंस हो या फिर मैथ हो। तो यहाँ पर देखो, यदि किसी भिन्न किसे बोलते हैं, फ्रैक्शन, ध्यान रखना भिन्न संख्या किसे बोलते हैं ये आपको देख लेना है। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं भिन्न संख्या किसे बोलते हैं। तो भिन्न संख्या बोलते हैं ऐसी संख्या जो बट्टे यानी भाग में हो, भाग के रूप में हो, उसे फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। और इसका एक गुण और होता है ज्यादातर कि एक भिन्न संख्या उन्हीं को माना जाता है जिनके अंदर हर का भाग अंश के अंदर पूरा नहीं जाता हो, मतलब पॉइंटों के अंदर जाता हो, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसका भाग नोमिनेटर के अंदर नहीं जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं 2/3, तो ऐसी संख्या को हम भिन्न, ज्यादातर ऐसी संख्या को भिन्न बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसका भाग इसके अंदर पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंटों के अंदर जाएगा। अगर हम बात करें 8/2 की, तो यहाँ पर क्या है कि ये भाग पूरा चला गया, तो भिन्न के अंदर नहीं गिना जाता है। वैसे तो ज्यादातर ऐसी संख्या गिनी जाती है जिनका मान पॉइंटों के अंदर जाता है और जिनको अगर हम
नॉर्मल संख्या लिखना रहेगा तो हमें क्या है, मान पॉइंटों के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भिन्न संख्या एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2/3, 3/4, ऐसे जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, ये सब भिन्न संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब यहाँ पर बात क्या कह रहा है ये, उनको समझते हैं। भिन्न संख्या हमने समझ ली। तो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए, क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। सबसे पहले इसने बात की एक भिन्न की, तो यहां मान लेते माना, एक लेट करते हैं, लेट माना भिन्न संख्या, एक भिन्न संख्या है हमारे पास x/y, एक भिन्न संख्या है x/y। अब इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है। अंश कथन इसने लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, कथन इसने लिखा है, अंश व हर में, अंश व हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर अंश क्या है हमारे पास, ये समीकरण ले लेते पहले इसको, x/y। इसने क्या बोला है, 9/11 कब हो सकता है, जब इन दोनों के अंदर 2 जोड़ दिए जाए। 2 जोड़ दिया, तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक, पहले हमने क्या कि कथन को, स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्मूले के लिए, अब इसको रीअरेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11x+2, अगला 9y+2। तो अब यहां पर देखो, 11 को x से गुणा किया, 11x प्लस 11 को 2 से गुणा, 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुणा 9y प्लस 9 दूनी 18। वापस इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, वापस लिख रहा हूँ इधर, 11x प्लस 22 यानी 22 = 9y 18। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन नियम को ध्यान रखते हैं। तो 11x - 9y = ये हो गया 18, ठीक है। उधर चला जाएगा -22, तो यहाँ पर 11x - 9y = यहाँ पर कितने बच गए, -4। मैं आपको सिखाया था संख्या को कैसे करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट में जाके कैलकुलेशन इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर -4 बच चुका है, 11x - 9y = -4। तो यहाँ पर ये आपने एक और जो तीसरी क्लास थी उसको भी समझ लिया अच्छी तरीके से। इनको रिपीट करना बार बार, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम आने वाली है। शुक्रिया बच्चों, आज की क्लास के अंदर यही है। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तब तक आप इनको देखिए, इनके नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा इनको रिपीट कीजिए, आपको जरूर निश्चित सफलता मिलेगी।